हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 8 होगा, यानी लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम आज के लाइफ प्रोसेस के लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम इस लेक्चर के 7 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें हमारा ओवरऑल लेक्चर के थ्रू हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। बट लास्ट हमारा एक सिस्टम बचता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह हम प्रीवियस लेक्चर को क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, ताकि हमें प्रीवियस लेक्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत याद रहे। तो प्रीवियस लेक्चर के बारे में अगर बात की जाए, यानी लेक्चर नंबर 7 के बारे में, तो हमने लेक्चर नंबर 7 में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ ये देखा था किस तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हमने ये देखा था कि ब्लड के जैसे हमारा सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, उस तरीके से ही हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हमारे फैट, एब्जॉर्ब फैट हो गए और हमारी जो एंटीबॉडीज हो गई, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कौन? लिम्फेटिक सिस्टम। इसी के साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम के साथ हमने वहां पे ब्लड प्रेशर, एक अनदर हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसके बारे में डिस्कस किया कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 120 टू 80 mmHg, जिसमें जो हमारा 120 वाला प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो हमारा 80 वाला ब्लड प्रेशर है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। इसी के साथ साथ हमने वहां पे ब्लड प्रेशर को जो से नापते हैं उस डिवाइस के नाम के बारे में भी देखा था, जो क्या था, स्पाइगमो मैनोमीटर। तो जो हमारा स्पाइगमो मैनोमीटर था, वो हमारा ऐसा डिवाइस था जिसके थ्रू हम अपने बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। एंड लास्ट हमारा जो लेक्चर का पॉइंट था वो था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसके अंदर हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा, जिसमें जाइलम क्या करता है, वो हमारा वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और वहीं जो हमारा फ्लोएम है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ जाइलम में हमने एक अनदर प्रेशर के बारे में, अनदर टर्म के बारे में पढ़ा था, वो है एसेंट ऑफ सेफ। मतलब जब हमारा वाटर और मिनरल का जो मूवमेंट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो उसे हम एसेंट ऑफ सेफ बोलते हैं। और फूड का एक प्लांट के पार्ट से दूसरे प्लांट के पार्ट तक ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे हमारी दो ये टर्म्स गिवन थी। इसी के साथ साथ हमने वहां पे एक अनदर टॉपिक को पढ़ा था, जो था हमारा ट्रांसपीरेशन पुल। ये हमारा पेपर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, या फिर सक्शन फोर्स का यूज कहाँ किया जाता है। तो जो ट्रांसपीरेशन पुल होता है, उसकी मदद से जो हमारे हाईएस्ट ट्रीज होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके अंदर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है। तो सक्शन फोर्स क्या होता है, रूट जो भी प्रेशर लगाता है वाटर के अंदर, जिससे वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है स्टेम और लीफ के पास, उसको हम बोलते हैं सक्शन फोर्स या फिर ट्रांसपिरेशन पुल। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के दौरान प्लांट अपने अंदर से वाटर को लॉस करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पूरी बात किसकी, प्रीवियस लेक्चर की, कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, और यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट हाइलाइटेड टॉपिक्स थे उनके बारे में बता दिया है। तो अब हम करेंगे अपने आज के लेक्चर की शुरुआत, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो आज के टॉपिक्स क्या होंगे, आज के हमारे
2 टॉपिक्स होने वाले हैं, कौन-कौन से? पहला टॉपिक है हमारा इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है एंड लास्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे ह्यूमन बीइंग्स में भी प्रेजेंट है, तो जिसमें हमारा किडनी का मेजर रोल है, उसके बारे में समझेंगे। इसी तरीके से जो हमारे प्लांट्स है वो भी अपने अंदर से कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करते रहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो अब बारी आती है किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो अब हम यहाँ से अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम को सब अच्छे से बेसिक से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है एक्सक्रीशन का। ठीक है, एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन होता है हमारा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। देखो, यहाँ पे जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने एक वर्ड लिखा था। एक था हमारा उसमें इजिशन, और वहां पे मैंने मेंशन भी किया था कि इजिशन इज नॉट इक्वल टू एक्सक्रीशन। और इजिशन और एक्सक्रीशन दोनों एक जैसी चीजें नहीं होती। इजिशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल हो रहा है, इसी के साथ साथ एक्सक्रीशन में भी हमारा रिमूवल हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट का। लेकिन दोनों में क्या है, एक हमारा छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि जब इजिशन की बात आती है, तो इजिशन के दौरान पे जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो था हमारा फीसेस, या फिर ये बोल सकते हैं वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन एक्सक्रीशन के दौरान हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। और इजिशन के लिए हमारा एनस रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारा एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी नेफ्रॉन की मदद से हम बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के पार्ट को कैरी ऑन करते हैं। तो इजिशन और एक्सक्रीशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। तो दोनों से हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं एक्सक्रीशन के बारे में बात करूं कि एक्सक्रीशन क्या है, तो एक्सक्रीशन मेरा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एक्सक्रीशन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो इन्वॉल्व होता है जितने भी हमारी बॉडी के अंदर। देखो, बॉडी के अंदर हमारी मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ चीजें टूट रही हैं, तो काफी सारी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। तो उस दौरान बहुत सारी जो चीजें हैं वो वेस्ट की फॉर्म में निकलती हैं। तो उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। यानी द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये एक हमारा, जिसमें हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको क्या करेंगे? बॉडी से बाहर रिमूव आउट करेंगे, इसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट गिवन है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सेम चीज, ऊपर मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में बता दिया गया है, नीचे हमारे पास सिंपल सी लैंग्वेज में बोला गया है कि हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है, मेनी वेस्टेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। देखो, बहुत सारी वेस्टेज का प्रोड्यूस होता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जिसमें हमारी केमिकल रिएक्शंस भी बॉडी के अंदर अकर होती है, कुछ चीजें हमारी टूटती हैं, कुछ बनती हैं। तो उस दौरान जितने भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? देखो, नेक्स्ट पॉइंट पे वो भी मेंशन किया गया है, दिस नीड टू बी रिमूव्ड इन टाइम। देखो, उसको टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी से रिमूव करना इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि
Their accumulation in the body can be harmful and even lethal for an organism. ये बोला गया है कि अगर हम उस वेस्ट को बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे, उसका accumulation होने लगेगा बॉडी में, मतलब वो बॉडी में कलेक्ट होने लगेगा, और ये जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ये हमारा बहुत टॉक्सिक वेस्ट होता है, जिससे हमारे ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। तो बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम वर्क करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। अब देखो, एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो प्रेजेंट ही है, साथ ही साथ हमारे पास और भी ऑर्गन्स हैं जो एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से काफी सारी चीजों को रिमूव करते हैं। जैसे अगर हम लंग्स के बारे में बात करें तो लंग्स O2 ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से क्या रिमूव आउट करते हैं? CO2। तो एक्सक्रीशन का मतलब तो सिंपल ये होता है कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से हो, चाहे वो लंग्स की मदद से हो, चाहे वो बॉडी के सरफेस से हो, बट वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना ही हमारा क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है कि हमारी बॉडी में और किन किन सब्सटेंसेस का एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्रीशन में सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट होता है, तो ये लिखेंगे CO2 इज एलिमिनेटेड थ्रू लंग्स। यानी लंग्स की मदद से हमारी कौन सी गैस बाहर रिमूव आउट हुई? CO2, वो भी क्या है? हमारी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ही बॉडी से बाहर निकलेगी। सेकेंड में हमारे पास दे रखा है वाटर एंड एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। देखो, हमारी बॉडी के में काफी बार जो पसीना आता है वो भी हमारा बॉडी का क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि जो भी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है या वेस्ट वाटर होता है जिसमें ज्यादा अमाउंट में हमारा सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो भी हमारी बॉडी सरफेस से एज अ स्वेट बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि जितने भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो हमारे किससे एक्सक्रीट होते हैं? किडनी से। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब ऐसे वेस्ट जिसमें हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। अब एक चीज और यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बताऊंगी कि नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी क्या क्या हो सकती है। नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हो गया हमारा अमोनिया,
यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये ऐसे के हमारे नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जिनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा excess salts is given out through किडनी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स दिखा रखी है। अगर हमारा जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारा किससे एलिमिनेट हो रहा है, लंग्स से, यानी लंग्स की मदद से बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। इसी तरीके से बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा, वाटर का कंटेंट होगा, वो हमारा एज अ स्वेट बॉडी के सरफेस से रिमूव आउट हो जाएगा। थर्ड में हमारे पास दे रखा है जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यानी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसके लिए हमारा जो किडनी है वो वर्क करती है और इसी किडनी की मदद से हमारा बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव आउट होता है। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट दे रखा है एक्सेस सॉल्ट। जितना भी हमारा बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होगा, वो भी हमारा किडनी के थ्रू ही बॉडी से एलिमिनेट होगा। तो ये तो हो गए हमारे एक्सक्रीशन के कुछ एग्जांपल्स की कहाँ कहाँ पे किस किस चीज का एक्सक्रीशन हो रहा है, जिसमें हमने लंग्स, स्वेट ग्लैंड, किडनी के बारे में देखा। अब हम पढ़ेंगे किडनी के फंक्शन के बारे में कि किडनी क्या है, किडनी का क्या फंक्शन है, किस तरीके से वो यूरिन की फॉर्मेशन कर रहा है, किस तरीके से वो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये है हमारा ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारे पास यहाँ पे डायग्राम गिवन है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या क्या है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट। तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या दे रखा है, हमारे पास 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। एक है हमारी राइट किडनी और एक है हमारी इसके अंदर लेफ्ट किडनी। यानी कि कितनी किडनी प्रेजेंट है, 2 किडनी प्रेजेंट है। इसी तरीके से हमारी दोनों किडनी से एक पतली पतली सी ट्यूब्स आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। यानी इसमें यूरेटर भी कितने प्रेजेंट है, 2 यूरेटर प्रेजेंट है। और हमारा जो भी यूरिन होगा वो किडनी से यूरेटर के थ्रू कहाँ पे आएगा, ब्लैडर में आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने ब्लैडर प्रेजेंट है, सिंगल 1 यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो भी हमारा यूरिन है वो यूरेथ्रा की ओपनिंग से बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाएगा। तो यूरेथ्रा भी हमारी बॉडी के अंदर कितने प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स में सिंगल 1 यूरेथ्रा प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया कॉम्पोजिशन कि क्या क्या हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स और देखने को मिल रहे हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। तो किडनी का जो साइंटिफिक नेम होता है, जैसे हम लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं, इसी तरीके से नोमेनक्लेचर में हमारा जो किडनी होता है, किडनी को हम क्या बोलते हैं, रीनल बोलते हैं। जैसे आर्टरी पल्मोनरी यानी लंग्स से आ रही थी तो उसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे थे। इसी तरीके से अगर किडनी से आर्टरी आ रही है तो उसे हम बोलेंगे रीनल आर्टरी, और अगर वहीं से किडनी से वेन जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रीनल वेन। तो अब तो ये हो गया आर्टरी वेन। इसी तरीके से लेफ्ट में भी होंगे लेफ्ट रीनल वेन और लेफ्ट रीनल आर्टरी। ये तो यहाँ पे हमने पढ़ा अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के पिक्चर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, कि क्या क्या किडनी, कितनी किडनीज हैं, कितने यूरेटर्स हैं। अब हम एक-एक करके इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।
अगर मैं यहीं पर थोड़े से छोटे-छोटे फंक्शंस को लिखूँ, तो जो हमारे फंक्शन होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। देखो, जो हमारी किडनी है, किडनी के फंक्शन के बारे में बात की जाए, किडनी क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, उसको फ़िल्टर करता है और जिससे क्या बनाता है, वो यूरिन की फ़ॉर्मेशन करता है। यानी किडनी क्या करेगा, फ़िल्टर करेगा ब्लड को और प्रोड्यूस करेगा किसको? यूरिन को। अब किडनी के थ्रू हमारा ब्लड फ़िल्टर हुआ, ब्लड फ़िल्टर होते ही किसकी फ़ॉर्मेशन हो गई? यूरिन की फ़ॉर्मेशन हो गई। अब ये जो यूरिन है, वो किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू कहाँ पे आके स्टोर होगा? यूरिनरी ब्लैडर पे। मतलब यहाँ पे हमारा जो यूरिन का फ़ॉर्मेशन हुआ, वो यूरेटर की मदद से कहाँ की तरफ आएगा? किडनी के बाद वो आएगा यूरिनरी ब्लैडर पे। यानी यूरेटर का काम क्या हो गया? ये ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के तरफ, यानी ट्रांसपोर्ट यूरिन टूवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यूरेटर जितने भी हमारा यूरिन है उसको किडनी से कहाँ की तरफ ट्रांसफर करेगा? यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें यूरिनरी ब्लैडर, मतलब अब जो हमारा यूरिन है वो कहाँ पे आ गया? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यहाँ पे क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो भी यूरिन है उसका टेम्पररी स्टोर होगा। टेम्पररी स्टोर मतलब जितना भी यूरिन बनेगा वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर्स हो जाएगा और जैसे ही बॉडी के अंदर रिसेप्टर वर्क करेंगे, सिग्नल जाएगा माइंड में, ब्रेन के पास, तो वैसे ही हमारा जो यूरेथ्रा है उसकी ओपनिंग होगी और हमारे बॉडी से यूरिन क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ रिमूव आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट्स गिवन है, बोला गया है द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड अ पेयर ऑफ किडनीज। यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। पेयर का मतलब हो गया एक जोड़े किडनी, और अगर नंबरिंग में बात की जाए तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल टू किडनीज प्रेजेंट होती हैं। एक होती है राइट किडनी और एक होती है हमारी लेफ्ट किडनी। दूसरी चीज यहाँ पे बोली गई है अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। जो हमारा यूरेटर है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ से आता है? किडनी से आता है और कहाँ तक जाता है? यूरिनरी ब्लैडर तक। यानी किडनी से यूरिन को लेगा और कहाँ ट्रांसफर कर देगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसफर कर देगा। देन यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कनेक्ट होगा, फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा एज वेन रिक्वायर्ड। मतलब हमारा जो भी यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो गया और जैसे ही बॉडी से उसको रिमूव करने की रिक्वायरमेंट होगी उस दौरान हमारा जो यूरेथ्रा है वो उसकी ओपनिंग होगी और बॉडी से हमारा जो भी यूरिन है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ बात की गई है किसकी? किडनी की। तो देखो किडनी में क्या बोला गया है, किडनी का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से होता है। तो देखो किडनी के बारे में क्या बोला गया है, किडनी क्या है? किडनी हमारी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है विच लाइज नियर द वर्टिब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी। देखो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिस कैविटी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
अगर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बॉडी को ड्रॉ करें तो देखो, लंग्स के नीचे क्या पाया जा रहा था, हमारा डायफ्राम पाया जाता। अगर ये हमारा डायफ्राम वाला रीजन है, तो डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी होती है उसे बोलते हैं हम थोरैसिस कैविटी, और जो डायफ्राम के नीचे कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो जो हमारा किडनी है वो बीन शेप्ड का, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वो एक छोटा सा बीन की शेप का ऑर्गन है, जो क्या करता है, वो वर्टिब्रल कॉलम यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके पास और एब्डोमिनल कैविटी के पास प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे पिक्चर पे शो करूँ तो ये देखो, ये हमारी कौन सी कैविटी हो गई, एब्डोमिनल कैविटी। और पीछे से अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट से, नहीं पीछे के रीजन से, ये जो हमारा रीनल कैविटी है यानी ये जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो एब्डोमिनल कैविटी के पास और वर्टिब्रल कॉलम के पास प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से जो हमारी किडनी है, किडनी के अंदर हमारे पास फिल्टरिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है। उसका नाम क्या है, नेफ्रॉन। क्योंकि देखो, जब हमने यहाँ पे पिक्चर में देखा था, तो किडनी के पास मैंने एक लाइन मेंशन की थी कि किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, जिससे क्या प्रोड्यूस करेगा, यूरिन। तो ये जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी किडनी क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, यूरिन प्रोड्यूस होगा। अब ये फिल्टर का काम करता कौन है, तो ये फिल्टर का काम करता है किडनी के अंदर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारी एक ऐसी फिल्टरिंग यूनिट है जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी मदद से हम ब्लड को फिल्टर करते हैं। यानी नेफ्रॉन इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हम नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। तो एमसीक्यू का एक अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या है, नेफ्रॉन। अब यहाँ पे हमारे पास किडनी का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पिक्चर लगा रखी है। अब इसमें हम देखेंगे रीनल आर्टरी और रीनल वेन का क्या काम है। तो देखो, ये हो गई हमारी किडनी। किडनी का जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, यानी जो ये आउटर रीजन हो गया किडनी का वो हो गया कॉर्टेक्स। और इस आउटर रीजन के बाद जो ये इनर वाला रीजन है इसे हम बोलते हैं मेड्यूला। यानी किडनी का बाहर वाला पोर्शन हो गया कॉर्टेक्स और जो इनर वाला है वो हो गया हमारा मेड्यूला। एक चीज और, किडनी के ऊपर ही हमारी यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है कैप की तरह, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या है और इसका फंक्शन क्या है, इसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पास पढ़ेंगे। बट अभी बस हमें इतना ही याद रखना है कि किडनी के ऊपर हमारी कैप लाइक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारा रीनल पेल्विस दे रखा है। जो ये रीनल पेल्विस है वही आगे जाके किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, यूरेटर की फॉर्मेशन को कर रहा है। हमारा मेन जो पर्पस है इस डायग्राम में वो है फोकस रीनल आर्टरी का वर्क समझने का, और साथ ही साथ रीनल वेन का वर्क समझने का कि रीनल आर्टरी क्या है और रीनल वेन क्या है। ये जो हमारे डायग्राम में ब्लू और रेड कलर की पाइप्स दे रखी है उनका मेन फंक्शन क्या है। तो देखो, आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और जो हमारी वेन्स होती हैं वो कौन से ब्लड को कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पे जो हमारी ये रीनल आर्टरी गिवन है वो क्या करती है, रीनल आर्टरी ब्लड को और वेस्ट को एंटर करती है, यानी ब्लड एंड वेस्ट तो जो हमारी रीनल आर्टरी है उसकी मदद से बॉडी के किडनी के अंदर जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड
और वेस्ट है वो एंटर करेगा, देन उसके बाद वो जो हमारा ब्लड है, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन। इस वाले रीजन पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद वो क्या होगा, रीनल वेन से बॉडी से बाहर की तरफ रिमूव आउट होगा। यानी जो भी हमारा फिल्टर ब्लड है, लीव थ्रू रीनल वेन, और यहाँ पे ब्लड कैसा होगा, CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। हुआ क्या, रीनल आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड और वेस्ट रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर एंटर होगा, देन नेफ्रॉन की मदद से वो फिल्टर आउट हो करके वेन से लीव होगा, और जो हमारा वाटर बच गया, देखो फिल्ट्रेशन में हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो जो भी हमारा वाटर है वो कहाँ होगा, वो यूरेटर की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में एज अ यूरिन बन के पास आउट हो जाएगा। यानी एक्सेस वाटर एंड टॉक्सिक वेस्ट, जो भी हमारा एक्सेस वाटर है और टॉक्सिक वेस्ट है, लीव्स थ्रू यूरेटर एज यूरिन। तो जो भी हमारा एक्सेस वाटर और टॉक्सिक वेस्ट होगा, उसके बाद वो यूरेटर के थ्रू यूरिन बन करके बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हमारे क्या प्रोसेस हुआ है, रीनल आर्टरी के थ्रू जो भी हमारा ब्लड और वेस्ट है वो किडनी के अंदर जाएगा, किडनी के अंदर जाते ही वो नेफ्रॉन की मदद से फिल्टर आउट होगा, और फिल्टर किया हुआ ब्लड रीनल वेन के थ्रू दोबारा बॉडी में जाएगा, और जो भी हमारा एक्सेस वाटर रहेगा या टॉक्सिक वेस्ट होगा, वो यूरेटर से एज अ यूरिन बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे किडनी में फिल्टर करने का काम। अब देखो यहाँ पे तो हमने किडनी के बारे में पढ़ लिया कि किस तरीके से हमारा ब्लड आया, रीनल वेन से फिल्टर होके गया, यूरेटर से यूरिन बन के गया। अब एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या, किस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर हो गया, जिससे हमारा यूरिन का प्रोडक्शन हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे इस वाले रीजन में जो भी हमारा काम हुआ है, यानी नेफ्रॉन के अंदर किस तरीके से फिल्ट्रेशन हुई है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यूरेटर से हमारा यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूरिन क्यों और कहाँ प्रोड्यूस होगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाई यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। यूरिन को क्यों प्रोड्यूस करना है, यूरिन को प्रोड्यूस करना है ताकि हम बॉडी से रिमूव कर सके अपने हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को, यानी टू रिमूव हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, बॉडी से सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए हम किसका प्रोडक्शन करते हैं, यूरिन का। अब ये यूरिन बनता कैसे है, 2 से 3 बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। तो यूरिन बनता है हमारे ब्लड के फिल्ट्रेशन से, यानी जब भी हम ब्लड का फिल्ट्रेशन करेंगे तो उससे हमारे किसकी फॉर्मेशन होगी, यूरिन की फॉर्मेशन होगी। अब हम यहाँ पे काफी देर से यूरिन की फॉर्मेशन बोल रहे हैं। अब ये यूरिन बन किससे रहा है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड से, और फिल्ट्रेशन कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। तो नेफ्रॉन के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यानी जो किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट क्या है, हमारा नेफ्रॉन है, जो क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा। यानी नेफ्रॉन, 'Nephron' 'हेल्प्स' इन 'filtering' 'blood' 'nephron' 'helps' in 'filtering' 'blood' 'nephron' 'helps' in 'filtering' 'blood' 'nephron' 'helps' 'in' 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 'filt
फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है? नेफ्रॉन का। अब ब्लड को फिल्टर क्यों किया जाता है? ताकि बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस बना रहे, यानी जितने भी लिक्विड का कंटेंट है वो बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। इस वजह से नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करके किसका प्रोडक्शन करेगा? यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। एक चीज और, हमारी एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी। दोनों किडनी में हमारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिसकी मदद से हमारे यूरिन का प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये आता है, जो हमारा नेफ्रॉन है वो 3 पार्ट्स से मिलके बना है। इसमें जो 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा इसमें बोमन्स कैप्सूल, जो कौन सी शेप का होता है? कप शेप्ड लाइक होता है, यानी कप की शेप में होगा बोमन्स कैप्सूल। सेकंड है हमारे इसमें ट्यूब्यूल, या फिर ट्यूबुलर पार्ट बोलते हैं जिसे। और थर्ड है हमारा इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट। तो ये तो हो गए हमारे नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में बात, कि नेफ्रॉन में हमारे 3 पार्ट्स प्रेजेंट है, बोमन्स कैप्सूल, ट्यूब्यूल या फिर ट्यूबुलर पार्ट, और थर्ड है हमारा इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में और पॉइंट्स गिवन है, वो क्या है? नेफ्रॉन इट इज कंपोज्ड ऑफ अ टेंगल्ड मेस ऑफ ट्यूब्स एंड अ फिल्टरिंग पार्ट कॉल्ड ग्लोमेरुलस। जो हमारा नेफ्रॉन है वो क्या है? वो टेंगल्ड मेस होगा, मतलब ट्यूब्स का बहुत ज्यादा एक जाल टाइप में है, जो क्या है? नेफ्रॉन की फॉर्मेशन करता है, एक फिल्टरिंग पार्ट को बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारे ये दिख रहा है वो क्या है? वो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, जिसमें हम बहुत ज्यादा मैश देखने को मिलेगा, यानी बहुत सारी वेसल्स आकर के आपस में उलझ उलझ गई हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि सारी ट्यूब्यूल्स आपस में आकर के टैंगल्ड हो गई हैं, फंस गई हैं, उलझ गई हैं, और इसी फिल्टरिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है, द ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रीनल आर्टरी इज अटैच। वही चीज बोली गई है, जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो क्या है? वो हमारा नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, जिसमें हमारी रीनल आर्टरी आकर के क्या होती है? अटैच होती है। नेक्स्ट पॉइंट में है, द आर्टरी विच टेक्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट आर्टरियोल एंड द वन रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड इफरेंट आर्टरियोल। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड्स का जिक्र किया गया है, एक है एफरेंट आर्टरियोल और एक है इफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल क्या होता है? जब हमारा ब्लड ग्लोमेरुलस कंपाउंड ग्लोमेरुलस रीजन पे आएगा, मतलब अगर हमारा ब्लड आ रहा है आर्टरी के थ्रू, तो उसे बोलते हैं हम एफरेंट आर्टरियोल, और हमारा जो ब्लड रिसीव होता है ग्लोमेरुल से बाहर की तरफ, उसे हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। मतलब ब्लड का आना आर्टरी से होता है एफरेंट, और ब्लड का आर्टरी से जाना वो होता है हमारा इफरेंट। Next point, the glomerulus is enclosed in a capsule-like portion called Bowman's capsule. अब यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हमारा ग्लोमेरुलस है, यानी कैपिलरीज का ये जो टेंगल्ड पोर्शन है, पूरा गुच्छा है, वो क्या है? वो एक कैप्सूल के अंदर बंद है, और उस कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं? बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो बोमन्स कैप्सूल क्या करता है? एक्सटेंड्स इनटू अ फाइन ट्यूब विच इज हाईली कॉइल्ड। अब इस बोमन कैप्सूल क्या होगा? ये आगे की तरफ एक्सटेंड होगा, जो बहुत ही ज्यादा क्या होगा? कॉइल्ड होगा। ट्यूब्स फॉर्म्स वेरियस नेफ्रॉन्स कन्वर्जिंग इनटू कलेक्टिंग डक्ट। फिर हमारा ये जो नेफ्रॉन वाला पार्ट है, ये आगे जाकर के किसकी फॉर्मेशन कर लेगा? कंडक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग डक्ट की फॉर्मेशन कर लेगा।
विच फाइनली गोज टू द यूरेटर। जो फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट है वो किसके अंदर जाएगी? यूरेटर के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है। एक है हमारा ग्लोमेरुलस जो गुच्छा है ब्लड कैपिलरीज का। बोमन्स कैप्सूल हमारा वो कैप्सूल है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। देन उसके बाद यही बोमन्स कैप्सूल बहुत ज्यादा हमारा हाईली कॉइल्ड है आर्टरी के साथ, और इसी बोमन कैप्सूल की वजह से एक हमारा यहाँ पे लूप क्रिएट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। देन यही बोमन कैप्सूल कॉइल्ड हो करके एक नेफ्रॉन में अलग से स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट या फिर कंडक्टिंग डक्ट। और यहीं से यूरिन हमारा कंडक्टिंग डक्ट से कहाँ पहुंचेगा? यूरेटर पर। हम यहाँ पे नेफ्रॉन के डायग्राम के थ्रू समझेंगे किस तरीके से हमारा नेफ्रॉन का जो फिल्ट्रेशन का पार्ट है वो होता है। तो देखो, जो नेफ्रॉन है उसमें हमारे 3 टाइप से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले नेफ्रॉन में होगा हमारा इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद होता है हमारा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड हमारा इसमें होता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होता है नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। तो जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो इन 3 स्टेप की मदद से होगा। पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, नाम से पता चल रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर चीजों का फिल्टर होना। सेकेंड है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी चीजों का रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। और लास्ट में हमारा ट्यूब्स की फॉर्म से हमारा उसको सिक्रेट कर दिया जाएगा। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है और ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है। इससे पहले यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगी नेफ्रॉन का, जिसके अंदर हम ब्लड के फिल्ट्रेशन को समझेंगे। यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करा है। तो देखो ये हमारा क्या बन रहा है, एक ये हमारा कैप्सूल की तरफ पार्ट बन रहा है जिसमें ये जो हमारा बहुत ज्यादा टैंगल्ड पोर्शन है जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या था? बहुत सारे ट्यूब का टैंगल्ड पोर्शन को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और इसी तरीके से ये जो हमारा जिस कैप्सूल के अंदर हमारा ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। तो नेफ्रॉन का बोमन्स कैप्सूल वाला पार्ट ये हो गया जिसके अंदर हमने ग्लोमेरुलस को देखा। एक चीज और
ये हमारी वो ब्लड वेसल है जो आ रही है आर्टरी से हमारा कहाँ ग्लोमेरुलस रीजन पर, तो इसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल। और ये ब्लड वेसल हमारी ग्लोमेरुलस से जा रही है तो इसे हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। तो एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल ये चीज हो गई हमारी। साथ ही साथ देखो यहाँ पे हमारी जैसे नेफ्रॉन में साइड में हमारा एक लंबी सी ट्यूब प्रेजेंट थी, ये हमारी कौन सी ट्यूब है, ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। देन इसमें हमारा ये ट्यूबुलर पार्ट हो गया, ये हमारा ट्यूब वाला रीजन जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जितना भी पोर्शन होगा नेफ्रॉन में वो हो गया ट्यूबुलर पार्ट। और ये जो हमारा यहाँ पे गिवन है ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है, मैंने जब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाया था तो जो हमारा नेफ्रॉन उसमें तीन चीजें प्रेजेंट है, एक है हमारा बोमन्स कैप्सूल, एक है ट्यूबुलर पार्ट और एक है हमारा इसमें कलेक्टिंग डक्ट। और वही अब मैंने यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर ड्रॉ करके बता दिया कि बोमन्स कैप्सूल कहाँ है, ट्यूबुलर पार्ट कहाँ है और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में कि फिल्ट्रेशन होगा क्या। एक चीज और यहाँ पे मेंशन करूंगी कि ये जो हमारे रेड कलर की यहाँ पे मैंने ट्यूब के ऊपर लपेट करके चीजें बनाई है वो क्या है, वो है हमारी ब्लड कैपिलरीज। अब हम कराएंगे यूरिन का फॉर्मेशन। तो देखो एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू हमारा जो ब्लड है और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है यानी रीनल आर्टरी से होते हुए कहाँ आएगा, ग्लोमेरुलस में जो हमारे बोमन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। देन क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से चीजें क्या होनी शुरू हो जाएंगी, फिल्टर होना शुरू हो जाएंगी, यानी इनिशियल फिल्ट्रेट यहाँ पे लगा होगा जिसकी मदद से चीजें फिल्टर आउट होंगी। देन ट्यूब की मदद से वो आगे की तरफ प्रोसीड करेंगी ट्यूबुलर पार्ट पे जाते ही जो हमारी इसमें ये ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है वो क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी। तो देखो ग्लोमेरुलस में चीजों का फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो भी हमारा उसमें ब्लड है वो ब्लड कैपिलरीज से होते हुए इस ट्यूबुलर पार्ट में आएगा। ट्यूबुलर पार्ट में आते ही यहाँ पे हमारा जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उसके अंदर वाटर के अंदर, और जो भी हमारा H2O है यानी ग्लूकोज और जो H2O प्रेजेंट है ब्लड के अंदर उसको रीएब्सॉर्ब किया जाएगा कहाँ, ट्यूबुलर पार्ट में। देन जो भी हमारा अमाइनो एसिड्स हो गए और साथ ही साथ जो वाटर है एक्सेस अमाउंट में वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू दोबारा से ट्यूबुलर पार्ट में छोड़ दिया जाएगा। देन ट्यूबुलर पार्ट से होते हुए जो हमारा फिल्ट्रेट है यानी जो हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पर आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट पे। और कलेक्टिंग डक्ट पे जैसे ही हमारा यूरिन आएगा तो किसके थ्रू, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर पर जाएगा। और देन यूरिनरी ब्लैडर से जैसे ही बॉडी को उसको बाहर रिक्वायरमेंट होगी रिमूव करने की, वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाएगा। तो यूरेथ्रा से हमने लास्ट में क्या रिमूव आउट कर दिया, यूरिन को रिमूव आउट कर दिया। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि नेफ्रॉन में तीन स्टेप होने, सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे हो गया हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हो रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर यानी इसका फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप में होना था सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्यूबुलर पार्ट में हमारा सिलेक्टिव चीजों को रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है। और थर्ड था हमारा इसके अंदर ट्यूबुलर सिक्रेशन, और यहाँ पे हम देखेंगे कलेक्टिंग डक्ट की मदद से चीजों को सिक्रीट किया जा रहा है। तो नेफ्रॉन के अंदर हमने तीनों स्टेप देख लिए, कौन कौन से, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पार्ट में सिलेक्टिव चीजों का रीएब्जॉर्प्शन और कलेक्टिंग डक्ट में जो भी हमारा यूरिन है उसको बाहर की तरफ ट्यूबुलर सिक्रेशन करा देना। तो ये हुआ हमारा नेफ्रॉन के अंदर किस तरीके से यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और कैसे वो यूरेटर से बाहर की तरफ बॉडी से रिमूव आउट होता है। ये जो हमारा डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ही थ्रू हम यूरिन के फॉर्मेशन के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि पेपर में हमसे पूछा जाता है कि बताओ नेफ्रॉन में कितने स्टेप इन्वॉल्व है, तो वो तीनों स्टेप पता होने चाहिए। और साथ ही साथ एनसीईआरटी में नेफ्रॉन के बारे में गिवन तो है, उसका डायग्राम भी गिवन है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे डायग्रामेटिकली
शो करके बताया है। नेक्स्ट में हमारे पास इन्हीं 3 स्टेप को थ्योरेटिकल बताया गया है कि देखो यूरिन के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और वो तीनों स्टेप क्या है? सबसे पहला है हमारे पास इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसमें जो भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, वाटर, अमाइनो एसिड ये फिल्टर होते हैं ब्लड से कहाँ पे? बोमन्स कैप्सूल में नेफ्रॉन के अंदर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ब्लड के अंदर जितना भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, अमाइनो एसिड है, उसको ब्लड से फिल्टर किया जाएगा बोमन्स कैप्सूल के अंदर। देन ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन के दौरान जितना भी हमारा यूजफुल सब्सटेंस है, उसको फिल्ट्रेशन के दौरान दोबारा से रीएब्सॉर्ब करके कैपिलरीज में डाला जाएगा। कहाँ पर? नेफ्रॉन के चारों तरफ। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन में जो भी हमारा ग्लूकोज H2O है या फिर जितना भी हमारा यूजफुल सब्सटेंस है वो उस ट्यूब की मदद में जो भी हमारा यूरिन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो दोबारा से ब्लड कैपिलरीज में क्या कर लिया जाएगा? रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। एंड लास्ट है हमारे पास सिक्रेशन तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा, सॉल्ट होगा वो सिक्रीट कर दिया जाएगा ट्यूब में जो ओपन होगा कहाँ पे जाके? कलेक्टिंग डक्ट में देन इनटू द यूरेटर। यहाँ पे जो मैं ये अमाइनो एसिड्स और H2O लिख रही हूँ यहाँ पे हमारा जो अमाइनो एसिड हो गया प्लस में सॉल्ट्स हो गए ये दोबारा से हमारे ट्यूबुलर सिक्रेशन में अंदर जाएंगे और वो ट्यूबुलर सिक्रेशन ओपन कहाँ होगा? हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। देन कलेक्टिंग डक्ट से हमारा यूरिन यूरेटर के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे किडनी के अंदर 3 स्टेप जिसकी मदद से हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। Next point, urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. तो देखो बोला क्या है यूरिन हमारा जो भी किडनी से प्रोड्यूस होगा वो यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर पर जाएगा और वो वहां तब तक स्टोर होगा जब तक हमारा यूरेथ्रा उसे बॉडी से बाहर रिलीज आउट नहीं कर देता। देन द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। मेन पर्पस क्या है यूरिन को बनाने का? जितना भी हमारा बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वेस्ट है उसको फिल्टर करने का और जो भी हमारा लीवर के थ्रू यूरिया प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी से बाहर रिमूव आउट करने का। इसी के साथ साथ यहाँ पे बॉडी से बाहर यूरिन को पास आउट कराना हमारा क्या कहलाता है? मिक्चुरेशन कहलाता है। यानी अगर मैं मिक्चुरेशन के बारे में बात करूं, मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है? इसको हम यूरिनेशन भी बोलते हैं। मिक्चुरेशन और यूरिनेशन कुछ भी नहीं है जब हम बॉडी से यूरिन को बाहर रिमूव आउट करते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन या फिर यूरिनेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ यूरिन आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें हेमोडायलिसिस में ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन इसमें आता है कि बताओ ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट से बॉडी किडनी फेलियर पेशेंट के बॉडी से यूरिन को बाहर रिमूव आउट कर सकते हैं। तो जो हेमोडायलिसिस प्रोसेस होता है इस प्रोसेस के दौरान हम ब्लड को प्योरीफाई कर देते हैं आर्टिफिशियल किडनी की मदद से और ये किसमें यूज किया जाता है? इट इज मेड फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। मान लो कोई पेशेंट है उसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती तो उस दौरान हम ऐसी मशीन्स का यूज करके आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके ब्लड को फिल्टर करते हैं और पर्सन के यानी पेशेंट की बॉडी से जो भी हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव आउट करते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सॉरी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स वाला पार्ट फिनिश यानी हमने अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर के एक्सक्रीटरी सिस्टम को फिनिश कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे
एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, किस तरीके से प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होता है, अब हम उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। किस तरीके से हम बॉडी प्लांट से एक्सक्रीशन देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे हमारी बॉडी से CO2 रिमूव होता है, उसी तरीके से प्लांट्स भी क्या करते हैं, CO2 को रिमूव करते हैं। कब? प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब प्लांट रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो उस दौरान वो भी CO2 को बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं। रिमूव ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के दौरान जब ये CO2 को रिमूव करते हैं तो वो किसकी मदद से करते हैं? वो करते हैं हमारे स्टोमेटा के थ्रू, यानी इस प्लांट के अंदर एक CO2 एक्सक्रीट हो गया। सेकंड है, प्लांट O2 को भी एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, लेकिन कब? प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस दौरान हम ये देखते हैं प्लांट CO2 को यूज करते हैं और बॉडी से क्या रिमूव आउट करते हैं? O2, यानी जो हमारा O2 है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिमूव होगा। और कब होगा? डे के टाइम पे, यानी रिमूव ड्यूरिंग द डे। डे के टाइम पे हमारा O2 रिमूव होगा बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं वो भी प्लांट से बाहर एक्सक्रीट होते हैं। और जो हमारे वाटर वेपर होते हैं वो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर प्रोसेस होते हैं, सब में हमें देखने को मिलेंगे, यानी प्रोड्यूस्ड इन मोस्ट प्रोसेस, ज्यादातर प्रोसेस में वाटर वेपर बनते हैं। और ये हमारे रिमूव होते हैं डे के टाइम पे भी और नाइट के टाइम पे भी, यानी रिमूव ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट। इसमें कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं है कि डे में ही होगा या नाइट में। तो जो वाटर वेपर्स हैं वो नाइट और डे दोनों टाइम पे हमारे प्लांट की बॉडी से रिमूव होंगे। कौन से प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो ये तो हो गई बेसिक सी बात कि CO2 किस तरीके से रिमूव हो रहा है, O2 किस तरीके से रिमूव हो रहा है और वाटर वेपर। अब इसी के साथ साथ प्लांट्स जो हैं वो हमारे और अनदर सब्सटेंस को भी बॉडी से रिमूव करते हैं। वो अनदर सब्सटेंस क्या है? एक है हमारा इसमें वाटर एंड लिक्विड वेस्ट, जिसको प्लांट एक्सक्रीट करते हैं। शेडिंग ऑफ लीफ से, पत्तियों के झड़ने से। पीलिंग ऑफ बार्क, यानी जो पेड़ की छाल होती है उसके पील होने की वजह से। एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, जो हमारे प्लांट्स होते हैं कभी कभी हम देखेंगे उस प्लांट्स के अंदर से हमें व्हाइट कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, व्हाइट व्हाइट सा सब्सटेंस निकलता है वो देखने को मिलेगा। तो वो सब क्या है? वो सब हमारे प्लांट का क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल है। इसी तरीके से जो हमारे गम्स हो गई, गोंद हो गई, ये सब भी क्या है? ये भी हमारे प्लांट का एक्सक्रीटरी पार्ट ही है, जो स्टोर होता है कहाँ? जो हमारी ओल्ड जाइलम सेल्स होती हैं उनके अंदर। स्टोर इन ओल्ड जाइलम सेल्स एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग कट्स टू द बार्क। और जैसे ही हम उस प्लांट्स में या ट्रीज की बार्क में कट लगाते हैं तो उस दौरान हमें वहां से वो गोंद सा गम टाइप में चीजें देखने को मिलती हैं। तो वो सब क्या है? वो सब है हमारी प्लांट की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो हमारे प्लांट के टोटल कितने प्रोडक्ट के बारे में बताया मैंने? 5। वाटर वेपर, O2, CO2, वाटर एंड लिक्विड वेस्ट और गम एंड रेसेस। तो ये पांचों क्या है? ये 5 है हमारे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के प्रोडक्ट, मतलब क्या क्या हमारे प्लांट अपने बॉडी से बाहर की तरफ रिमूव आउट करते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर फिनिश। ठीक है, अगर हम आज के चैप्टर के समरी के बारे में बात करें तो हमने आज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने वन ऑफ द मेजर रोल पढ़ा किसके बारे में? किडनी। और इस किडनी को हमने देखा कि ये जो किडनी है इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी नेफ्रॉन, जिसमें हमने नेफ्रॉन के थ्रू किस तरीके से यूरिन को प्रोड्यूस किया जाता है उसको पढ़ा। देन हमने यहाँ पे ट्रांस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में देखा कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर चीजों का एक्सक्रीशन होता है।
और क्या-क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेज़ेंट है। तो यहाँ पर होता है हमारा पूरा ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर फिनिश। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी गया है और बहुत बेसिक से हमने हर एक चीज़ को करी है, इस वज़ह से अब हमारे इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं बचेगा। यानी जो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, वो आज के लेक्चर में, आज की क्लास में पूरा फिनिश होता है। यानी जिसमें हमने पूरे अपने सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया है। अब जो हमारा मेन काम होगा, वो होगा अपने बायो के नेक्स्ट चैप्टर यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जिसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में बात की थी, यहाँ पे हमने डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी के बारे में पढ़ा है। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम 2 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। इसी तरीके से जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद का चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो 10th क्लास की बायोलॉजी है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो लाइफ प्रोसेस लेंदी था, अच्छा था, काफ़ी अच्छे से हमने बेसिक से स्टार्ट करा और काफ़ी अच्छे लेवल तक हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट करेंगे। तो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के ऊपर।